व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आई थिंक बहुत सारे लोगों को तो शायद ऑलरेडी पता होगा कि मैं पिछले 2 हफ्ते से वीडियो क्यों नहीं डाल रहा। मुझे जापान से आए हुए ऑलरेडी 1 हफ़्ता हो गया है। अभी मैं यहाँ दिल्ली में हूँ क्योंकि वीडियो जितनी भी होती हैं सारे व्लॉग्स वो रियल टाइम पे अपलोड नहीं होते, क्योंकि पहले मैं एक लोकेशन जाता हूँ, वहाँ पे 10, 15, 20 वीडियो बनाता हूँ, फिर आके एडिटिंग होती है। तो ऑलरेडी जापान से आए हुए 1 हफ़्ता हो गया है एंड इस बारे में मैंने कम्युनिटी पोस्ट ऑलरेडी डाल दी थी कि जितनी भी मेरी इस बार जापान की फुटेज थी, मैं 1 महीना के लिए गया था जापान एंड आई थिंक मैंने ईजिली 20 से 22 वीडियो बनाई थी जापान में। एंड उस 20-22 वीडियो में से अराउंड 15-16 की जो फुटेज थी वो मेरे लैपटॉप में थी एंड वो मैकबुक मेरी पूरी ख़राब हो गई है। चलते चलते एकदम से लैपटॉप बंद हो गया। मैंने एडिटिंग के लिए खोला था एंड उस दिन से स्टार्ट ही नहीं हुआ। तब मैं जापान में ही था एंड वहाँ पे तो फिर मैं एप्पल सेंटर लेके नहीं गया। मैंने सोचा जब इंडिया आऊँगा तब एक बार एप्पल स्टोर ले चलूँगा। एंड पहले तो मुझे ये लगा था कि कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा चार्जिंग पोर्ट वगैरह में तो चल जाएगा लैपटॉप, बट मुझे 1 हफ़्ता हो गया यहाँ आए हुए एंड पहले मैं एप्पल स्टोर लेके गया अपना लैपटॉप। उन्होंने तो साफ बोल दिया कि ये रिपेयर नहीं हो सकता, हम इसका मदरबोर्ड चेंज ही करेंगे एंड अगर मदरबोर्ड चेंज होगा तो जितना भी मेरा डेटा था मैकबुक की SSD में वो कोई भी रिवाइव नहीं हो सकता। तो एप्पल वालों ने तो साफ मना कर दिया। उसके बाद फिर मैं अपना लैपटॉप लेके गया नेहरू प्लेस, जो दिल्ली की सबसे बड़ी कंप्यूटर मार्केट है। वहाँ पे मैंने सुना था कि मतलब चांसेस हैं रिकवरी के, तो अभी मैंने लैपटॉप अपना उनको ही दिया हुआ है। 2-3 दिन ऑलरेडी हो गए हैं। आज मैंने उनसे अपडेट ली थी तो वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ 1 से 2% चांसेस हैं कि मुझे डेटा मेरा वापस मिलेगा एंड ईज़िली उस लैपटॉप में 14 से 15 वीडियो की फुटेज थी। यूजुअली मैं कभी भी अपना डेटा लैपटॉप पे रखता नहीं था, मैं हमेशा हार्ड डिस्क में रखता था। सिर्फ इस बार मैंने सोचा कि हार्ड डिस्क में रहने देता हूँ, हार्ड डिस्क खोने का डर होता है तो कंप्यूटर में सेव कर लेता हूँ। लैपटॉप तो इतनी ईजिली ख़राब होते नहीं है, जो बहुत ही गलत डिसीजन था क्योंकि बहुत बार मुझे लोग कह चुके हैं कि जितना ही मेरा सारा डेटा होता है मैं क्लाउड पर भी सेव करा करूँ। वो मैंने किया नहीं आलस के चक्कर में, तो इस गलती की वजह से मेरी सारी फुटेज खो चुकी है। मतलब पूरी जो जापान सीरीज़ थी इतनी ज़्यादा मेहनत लगा के मैंने बनाई थी। इस बार मैंने सब कुछ बिल्कुल डिटेल में रिकॉर्ड किया था। 1 महीने के अंदर 22 से 23 वीडियो बनाना, डेली मैं 6 से 7 घंटे रिकॉर्ड कर रहा था एंड अगर मैं फाइनेंशियल लॉस की बात करूँ इस फुटेज खोने की वजह से तो ईज़िली 5 से 7 लाख रुपये का मुझे नुकसान हो गया होगा। क्योंकि एक तो पहले 1 महीने के लिए जापान जाना, वहाँ पे पैसा लगाना, कोई भी मेरी स्पॉन्सर ट्रिप नहीं थी। उसके बाद जो मैंने वीडियोस बनाई थी जिससे कुछ अर्निंग फिर से हो जाती है वो भी सारी खो गई। बट स्टिल मुझे सबसे ज़्यादा दुख पैसे का नहीं है, इस चीज़ का है कि इतनी ज़्यादा मेहनत करके मैंने आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाई थी एंड अब वो मैं अनफॉर्चुनेटली कोई भी अपलोड नहीं कर पाऊँगा। तो 15-16 मेरी वीडियो तो चली गई, बट जो लास्ट की 4 से 5 वीडियो थी वो मेरी दूसरे मेमोरी कार्ड में थी, तो वो मेरे पास फॉर्चुनेटली अभी भी है। तो मैंने ये सोचा है कि जो मेरे पास अभी वीडियो पड़ी है जापान की 4 से 5 वो अपलोड कर देता हूँ एंड उसके बाद फिर दिल्ली के जो वेडिंग प्रिपरेशन के व्लॉग्स हैं वो स्टार्ट करूँगा। शादी के लिए भी हमारे पास सिर्फ 20 दिन रह गए हैं एंड जापान का मैंने सोचा है कि मार्च या अप्रैल में फिर से ट्रिप बनाऊँगा एंड सारी चीज़ें फिर मैं फिर से रिकॉर्ड करके पूरी एक जापान की सीरीज़ ज़रूर डालूँगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों से मुझे सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दिस इज़ दी ओनली थिंग आई वांट, क्योंकि यार उसी से थोड़ा सपोर्ट मिलता है। अब इतना मेजर सेटबैक हुआ है तो ये नहीं है कि मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूं, कोशिश यही रहेगी कि अच्छी से अच्छी वीडियोस आप लोगों के लाऊं। तो गाइज आज मैं डाल रहा हूँ पहला व्लॉग जापान का, इसके बाद 3 से 4 वीडियोस और आएंगी। सो आई रियली होप जितनी भी वीडियोस मेरे पास बची हैं जापान की आप लोगों को पसंद आएंगी। सो विदाउट फर्दर अडू आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्हाट्सअप गाइज एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था टोक्यो का डिज्नीलैंड एंड आज हम जा रहे हैं एक और बहुत फेमस अट्रैक्शन विज़िट करने हैं जापान की। यहाँ का माउंट फूजी सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है जापान की एंड एक एक्टिव वॉल्केनो। आई थिंक मोस्टली लोगों को पता ही होगा माउंट फूजी के बारे में। एंड वैसे तो आप माउंट फूजी खुद भी विज़िट कर सकते हो। टोक्यो से बहुत सारी JR की ट्रेन चलती हैं। अगर आपके पास JR पास है, JR पास नहीं भी है तो भी आप टिकट लेके खुद जा सकते हो। बट हमने सोचा कि एक गाइडेड टूर ले लेते हैं ताकि सारे जो सीनिक स्पॉट्स हैं वो हम कवर कर पाएँ, आप लोगों को भी दिखा पाऊँ। एंड ये जो माउंट फूजी है ये लोकेटेड है यहाँ के यामानाशी प्रीफेक्चर में। जैसे इंडिया में स्टेट्स होती हैं डिफरेंट, यहाँ जापान में डिफरेंट प्रीफेक्चर्स होते हैं। टोक्यो एक प्रीफेक्चर है, होकाइडो है, ऐसी ये यामानाशी है। तो अभी हम अपनी फ़र्स्ट लोकेशन पे आए हैं। तो पहले 100 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है श्राइन तक, उसके बाद 300 और हैं। अगर आपको जो पगोडा है जापानीज़ टेम्पल वो विज़िट करना है। देखते हैं हिम्मत बचती है या नहीं, पहले श्राइन तो देख के आएँ। एंड सुबह आज हम 6 बजे उठे थे क्योंकि 7:30 बजे निकलना था, तो नींद भी काफ़ी आ रही है। यहाँ से आई थिंक ये श्राइन की एंट्रेंस है। ओह माय गॉड, तो यहाँ पे वार्निंग के बोर्ड लगे हुए हैं। देयर आर साइटिंग्स ऑफ बेयर्स इन दिस प्लेस, बी केयरफुल। तो यहाँ पर भालू पाए जाते हैं इस एरिया में। I like भालू। Yes. एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ माउंट फूजी के बारे में। हम लोगों के लिए तो ऑब्वियसली सिर्फ एक माउंटेन है माउंट फूजी,
बट यहाँ जापान में माउंट फूजी को एक गॉड माना जाता है, तो ये एक्चुअली वर्शिप करते हैं माउंट फूजी को। इवन दो इतनी रिमोट जगह है ये, बट यहाँ पर भी फ्री वाईफाई है। जापान में एक ख़ास बात है, हर जगह वाईफाई होता है। एंड ये है मेरे सामने जापानीज़ पगोडा, जापानीज़ टेम्पल आप बोल सकते हो। But we have to go up there as well, right? Yeah. यहाँ टॉप से व्यू देखो। ये तो मुझे नहीं पता ये कौन सा टाउन है नीचे, बट बहुत ही सुंदर लग रहा है। यहाँ व्यू देखो, सबसे सुंदर लग रहा है। You enjoy my Hindi? I do. You should speak more and more. People love it. And you know what is the special thing about Yamanashi? It's the only place in Japan Yeah. that is not humid. It's dry. Okay. So we will not sweat as much. गाइडेड टूर पे आने का ये फ़ायदा होता है कि आप ऐसे हिडन स्पॉट्स ढूंढ सकते हो, वरना खुद अगर हम आते हैं तो ये स्पॉट ढूंढना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड ये जो टूर है ये भी मैंने क्लूब से ही बुक किया था, इसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा अगर आपको सेम टूर बुक करना है, क्योंकि इस व्लॉग में आपको पूरा दिखा दूँगा कि कौन से स्पॉट्स हम जाएंगे। यहाँ ऊपर ये डिफरेंट आइसक्रीम मिल रही है। विच वन डू यू वांट? Yeah, I'm wondering which one I want. Matcha and vanilla? We'll share one, Yes. and then we'll have cheesecake. Okay. अभी हम नीचे चढ़ना पड़ेगा। That didn't make any sense. Hi. Arigato. Nice. When you are in Japan, you have to eat as many ice cream as you can because it's very good. एंड वैसे तो अभी हम एक प्रॉपर एंशिएंट जापानीज़ विलेज में जाएंगे, बट ये जो जगह है ये भी पूरा गांव ही लग रहा है। एंड ये ट्रेडिशनल जापानीज़ हाउसेस हैं। एंड एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ यामानाशी प्रीफेक्चर के बारे में, जहाँ पे माउंट फूजी लोकेटेड है। तो इस एरिया से जितने भी क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो भी आते हैं, वो पूरे जापान में सबसे महंगे होते हैं, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ की लैंड सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशियस एंड मिनरल्स में रिच है। तो जितने भी सारे फल वगैरह यहाँ के आते हैं वो सबसे हाई क्वालिटी के होते हैं। तो जो हमारा गाइड था वो हमें बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारे आपको स्टैंड मिलेंगे हर जगह, अलग अलग फ्रूट्स के, ग्रेप्स, पीचेस। तो वो ज़रूर ट्राई करने हैं इस एरिया के, क्योंकि अगर आप टोक्यो में लेट्स से यहाँ के ग्रेप्स ख़रीदोगे तो उनका प्राइस 3 से 4 गुना होगा। एंड अब जा रहे हैं अपनी सेकंड लोकेशन। तो दूसरी लोकेशन जो हम आए हैं इसका नाम है ओइशी पार्क। ओइशी का मतलब जापानीज़ में टेस्टी या फिर डिलीशियस होता है, तो आप कह सकते हो अगर लिटिल ट्रांसलेशन करो तो टेस्टी पार्क। मेरे लेफ़्ट में आप देख सकते हो ये सारे लैवेंडर ग्रो हो रहे हैं इस वक्त। यहाँ जापान में लैवेंडर सीज़न है। एंड जैसा मैंने आपको बताया था कि इस यामानाशी एरिया के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सबसे बेस्ट होते हैं पूरे जापान में। तो यहीं इस पार्क के आसपास जो फार्मर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं एंड फ्रेश फ्रूट्स बेच रहे हैं। तो हम भी एक वैसी स्टॉल पे जा रहे हैं एंड ट्राई करते हैं कुछ असली में डिफरेंस है या फिर ऐसे ही इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स हैं सारे एंड डिफरेंट फ्रूट्स मिल रहे हैं, ग्रेप्स, पीचेस। एंड अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं तो एक पीच अराउंड 1000 येन का है, 550 रुपये का। तो इवन यहाँ भी आप देख सकते हो कि प्राइसेस कितने ज़्यादा है, बट यही अगर आप टोक्यो में लोगे तो इससे भी 3 से 4 गुना ज़्यादा प्राइस होंगे। तो हमने लिए ये 2 यामानाशी के स्पेशल पीच। हाउ इज़ इट? It doesn't taste like any peach I had before. But it's good? Yeah, I wish it was chilled though because it's like warm, but it's very sweet and it tastes completely different. एंड यहीं पार्क के सामने ये और चीज़ों की भी स्टॉल लगी हुई हैं, डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं, जापानीज़ क्लोथिंग। तो ये इस एरिया का पूरा मैप। यहाँ पे माउंट फूजी है, ये जो मैंने आपको अभी लेक दिखाई थी कावागुची लेक, ये वो वाला पगोडा है जहाँ पर अभी हम गए थे। एंड आप स्प्रिंग के टाइम पे देखो कितना सुंदर लगता है, क्योंकि स्प्रिंग के टाइम पे ये चेरी ब्लॉसम ब्लूम होता है एंड माउंट फूजी भी पूरा क्लियरली विजिबल होता है। आई थिंक वी हैव टू कम बैक टू जापान ड्यूरिंग स्प्रिंग। Okay, but now let's find the cheesecake. आज की अपनी लास्ट अट्रैक्शन जाने से पहले एक बार लंच के लिए रुके हैं। एंड लंच के लिए ये जो छोटा सा गांव है यहाँ पे 3-4 ऑप्शन है हमारे पास। एक तो फैमिली मार्ट, 7-Eleven तो ऑब्वियसली है ही अगर आपको कन्वीनियंस स्टोर से खाना है। उसके अलावा 2-3 और रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट जाके देखते हैं क्या मिल रहा है। अगर कुछ बढ़िया होगा तो रेस्टोरेंट में खाएंगे, वरना फिर फैमिली मार्ट आके खा लेंगे, क्योंकि यहाँ का जो फैमिली मार्ट है उसमें भी इन्होंने प्रॉपर सीटिंग बनाई हुई है। फैमिली मार्ट पीछे था, बट फैमिली मार्ट में सारे बंदे जा रहे थे तो हमने सोचा 7-Eleven आ जाते हैं। मैंने रेस्टोरेंट का ऑनलाइन मेन्यू देखा, इतना कोई ख़ास बढ़िया नहीं लग रहा था, तो यहीं 7-Eleven से कुछ ले लेते हैं। फिर मेन जो अपना
डिनर होगा वो वापस टोक्यो पहुँच के कर लेंगे। एंड मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि यहाँ 7-Eleven पे काफ़ी अच्छे रेडी टू ईट मिल जाते हैं एकदम फ्रेश। What I told you about. These are sandwiches with fruits inside and cream. तो या तो कोई ये बेंतो बॉक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर इवन ये इंडियन बटर चिकन एंड राइस भी है, एंड या फिर ऑप्शन है इंस्टेंट रामन लेने का जो नूडल्स होती हैं। हाउ इज़ योर सैंडविच? Pretty good. तो वेरोनिका ने सैंडविच एंड एक पीस फ्राइड चिकन लिया है एंड यहाँ आराम से साइड में बैठ के खा रहे हैं। सामने वो 7-Eleven है एंड मैंने लिया है चिकन करी एंड राइस। Even though we are quite full, Ishan is a cheesecake expert and we have to try good cheesecake in Japan. So And it was recommended by the guide. yeah, so it's a must. We can't skip it. तो अब खाने के बाद यहाँ आए हैं इस चीज़ केक रेस्टोरेंट। बाहर ही इन्होंने इतना बड़ा पोस्टर बनाया हुआ है चीज़ केक का। यहाँ आई थिंक जापान का कोई स्पेशल काइंड ऑफ चीज़ केक है एंड मुझे पर्सनली चीज़ केक बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आई थिंक पूरा स्टोरी चीज़ केक का है। We have different kinds. आई वुड लव टू हैव मैंगो। आई थिंक ये वाला जो चीज़ केक होता है ये थोड़ा ट्रेडिशनल जापानीज़ होता है। हमने लिया है जो यहाँ का सबसे फेमस था इस दुकान का रेयर चीज़ केक I think plain is always the best. एंड साथ में इन्होंने कब दिया है क्योंकि सामने वहाँ ग्रीन टी आप ले सकते हो अनलिमिटेड। You know how it tastes? हाउ? Like it's made of Philadelphia cheese. क्रीम Like- चीज़? Yes, like it's made of cream cheese. It's not very sweet. So how do you rate this cheesecake out of 10? When 1 is the worst cheesecake of your life ओके, and 10 is my cheesecake. I'll give it a 6. No, 7. I'll give it a 7. I would say it was like average cheesecake. Average, yes. So somewhere in the middle. I prefer New York style cheesecake more. Yeah, that creaminess of your Yeah, style. or Basque cheesecake as well. Oh yeah, your basket. ये सामने की सीनरी तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे स्विट्ज़रलैंड हो। एक तो यहाँ पर पता नहीं क्यों बट इतने सारे स्विस एंड ब्रिटिश फ्लैग्स हैं एंड स्विट्ज़रलैंड में भी हर जगह ये स्विस फ्लैग्स होते हैं एंड पीछे सारे पहाड़, तो बिल्कुल सेम सी फील आ रही है। पता नहीं क्यों। एंड एक बार सामने और जा रहे हैं लेक तक, यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा है। वो है सामने माउंट फूजी जो पूरा कवर्ड है एंड ये इनकी सबसे इम्पोर्टेंट लेक। आई थिंक इस लेक में आप बोट रेंट करके बोटिंग भी कर सकते हो बट मुझे जगह दिखी नहीं रेंट करने के लिए, बट थोड़े बहुत लोग कर रहे थे। यहाँ सामने से है इस जापानीज़ विलेज की एंट्रेंस एंड ये जो आप मेरे सामने घर देख रहे हो ऐसे होते थे पुराने जापानीज़ होम्स। ये जो इनकी छत है ये पहले ऐसी बनाई जाती थी। व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, डू यू नो? तो 500-600 साल पहले जो जापानीज़ होम्स होते थे वो सारे ऐसे लगते थे एंड गाइड हमें बता रहा था कि ये जो पूरा गांव है ये 2 साल पहले पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था जब माउंट फूजी इरप्ट हुआ था। माउंट फूजी में इरप्शंस होती रहती हैं छोटी मोटी, तो लास्ट बार जब इरप्शन हुई थी ये पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो गया था, तो इन्होंने ये फिर से बनाया जापानीज़ गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसी सेम स्टाइल में। ऑलमोस्ट हर चीज़ परफेक्ट है, सिर्फ जो माउंट फूजी नहीं दिख रहा आज जिसके लिए हम मेन आए थे ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट स्टिल ये विलेज बहुत ही सुंदर है। It's very beautiful, and I don't think it's a very popular tourist spot because there are not many people here. Yeah, so this is the advantage of Yeah. booking a tour. Yeah, only at the entrance there are some people, but still it's not crowded. And I think if you go a little bit further, it will be completely empty. Yeah. Nice. तो अगर आपको भी ऐसी जगह विज़िट करनी है, ये मुझे पता नहीं खुद कैसे आ सकते हो आप, क्योंकि बिल्कुल मिडल ऑफ नोवेयर में है। तो इवन अगर आप ट्रेन लेके भी आओगे तो मुझे लगता नहीं यहाँ तक पहुँचना इतना आसान होगा। तभी गाइडेड टूर लेने का फ़ायदा था कि आप ऐसी हिडन चीज़ें देख सकते हो। एंड इस गाँव में हर घर के बाहर ऐसे ये इन्होंने कॉर्न टांगे हुए हैं जो भुट्टे होते हैं। ये क्यों करा हुआ है इन्होंने ये नहीं मुझे पता, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, बट हर घर की एंट्रेंस पे है। एंड ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल जापानीज़ होम है अंदर से। अंदर जाके भी आपको दिखाता हूँ एक ट्रेडिशनल जापानीज़ घर। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जूते पहन के अंदर नहीं जा सकते। ये जापान में आपको हर जगह मिलेगा कि आप कभी भी अगर एक जापानीज़ घर एंटर करोगे तो जूते आपको हमेशा बाहर ही उतारने हैं। एंड हर जापानीज़ घर में टी सेरेमनी के लिए ऐसे एक डेडिकेटेड एरिया होता है। उसके अलावा ये आई थिंक बेडरूम है जहाँ पर ये ऐसी मैटिंग होती है। अगर आपने जापानीज़ कार्टून्स देखे हैं तो उसमें देखा होगा बिल्कुल सेम स्टाइल के घर होते थे। एंड यहीं पे बस ये मैट्रेस डाल के सोना होता है। जापानीज़ घर में कभी भी आपको प्रॉपर बड़े बड़े बेड नहीं मिलेंगे। एंड ये जो डोर्स भी हैं सारे ये सारे स्लाइडिंग वाले होते हैं।